हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस किया था और कैपेसिटेंस के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी थी। जैसे किसी कंडक्टर के ऊपर ही चार्ज स्टोर करते हैं, कंडक्टर के ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट होती है चार्ज स्टोरेज की, वो क्यों होती है ना। और C इज इक्वल टू, जब हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर रहे थे तो हमने ये भी लॉजिकली पता किया था कि Q और V का जो रेशियो है, दैट इज़ Q अपॉन V, को हम कैपेसिटेंस Q कहते हैं। तो बच्चों, उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, Q और V, बॉडी को जो चार्ज दिया और उस चार्ज के वजह से, उस चार्ज की वजह से बॉडी के पोटेंशियल में जो राइज हुआ, उन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्यों बोलते हैं ये हम लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई आप में से नया बच्चा ऐसा देख रहा है जिसको नहीं पता, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो की, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब बेसिक ही नहीं पता होगा, जब हमें ये पता चलता है ना कि इसको हम इसीलिए कैपेसिटेंस कहते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है बच्चों, है ना। तो इससे आगे बढ़ता हूँ मैं अब। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है साहब। तो पहले मैं यूनिट की बात कर लेता हूँ बच्चों। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट्स होंगी भाई, चार्ज की यूनिट कूलम, ठीक है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट हो गई साहब। तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और 1 कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं बच्चों 1 फैराड। क्या बोलते हैं बच्चों? 1 फैराड। ठीक है। सो वी कैन से कि फैराड इज SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फैराड कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है बच्चों। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात और है कि फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट। फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली फैराड में कैपेसिटेंस नहीं हो सकती। मतलब हम प्रैक्टिकली कोई ऐसा कंडक्टर नहीं रख सकते जिसकी कैपेसिटेंस किस में हो? फैराड में हो। ठीक है। क्यों नहीं रख सकते? मतलब बड़ी यूनिट है कि साहब, आपको कैसे पता चली कि ये बड़ी यूनिट है? तो डेफिनेटली आप विश्वास कीजिए, मैं इसको आपको इस लेक्चर में क्लियर करके जाऊंगा कि फैराड कितनी बड़ी यूनिट है ना बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, तो वो होती हैं बच्चों आपकी माइक्रो फैराड। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं म्यू एफ से। पिको फैराड, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं बच्चों PF से। ठीक है। और मिली फैराड, ठीक है, और नैनो फैराड, ये प्रैक्टिकल यूनिट होती हैं। कहने का मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, मार्केट में कंडेंसर मिलते हैं जो फैन में लगा होता है। कंडेंसर इज द कॉमर्शियल नेम फॉर कैपेसिटर। ठीक है। तो वो आपकी कैसे मिलती है? माइक्रो फैराड में, है ना। किस में होती है कैपेसिटेंस? माइक्रो फैराड में। तो अगर हमें माइक्रो फैराड को बच्चों कन्वर्ट करना है किस में? फैराड में। तो हम सब जानते हैं कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10⁻⁻⁶। पिको को कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻12। ठीक है। मिली को करना है तो 10⁻⁻3, और नैनो को करना है तो 10⁻⁻9। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली आप जब कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, तो उसमें आपको माइक्रो, पिको, नैनो, इन्हीं में दी हुई होगी कैपेसिटेंस, और आपको वो कन्वर्ट करनी होगी किस में? SI यूनिट में, बोले तो फैराड में। तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं उनके कि अगर माइक्रो में दी हुई है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना है, पिको में है तो 10⁻12 से, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों। तो ये तो हुई यूनिट की बात।
ठीक है। अभी आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी कि मैं आपको फेराड को विजुलाइज करवा के ही जाऊँगा, है ना। मुझे याद है मैं फेराड को आपको विजुलाइज समय पर और उस मौके पर जब बात आएगी ना, क्या मुझे बताना चाहिए कि फेराड कितनी बड़ी यूनिट है, हाउ टू विजुलाइज 1 फेराड, तो मैं आपको विजुलाइज करवा के ही जाऊँगा, ठीक है। तो फेराड यूनिट होगी सब इसकी ऐसा यूनिट। अब उसके बाद बच्चों बात आती है कि कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस किन फैक्टर पर, कैपेसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो जाहिर सी बात है, एक तो बड़ा कॉमन सा फैक्टर है साइज। भाई किसी चीज़ पर जो स्टोर करने वाली चीज़ है, जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं कोई चीज़, वो जितनी बड़ी होगी हम उसमें उतना ही ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो कैपेसिटेंस किस किस पर, फैक्टर्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले साइज एंड शेप, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, साइज पर और शेप पर डिपेंड करेगी। दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर क्या है, सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम कहने का मतलब वो कंडक्टर किस मीडियम में रखा हुआ है, वो कंडक्टर वैक्यूम में रखा हुआ है या वो कंडक्टर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी फिर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक होते हैं कि वो एयर में हैं या वाटर में हैं या माइका में हैं एंड सो ऑन। तो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक में भी उसकी कैपेसिटेंस अलग अलग होगी, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हैं, वो सब लॉजिकली बात आएंगी, सारी बातें आपको पता चलती जाएंगी कि अच्छा सर इस वजह से कह रहे थे कि साइज पर डिपेंड करती है, शेप पर डिपेंड करती है या सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड, वो सारे लॉजिक आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड वन है बच्चों आपका, भाई साइज हो गया, शेप हो गया, सराउंडिंग मीडियम हो गया, और एक थर्ड होता है आपका कौन सा, नियर बाई कंडक्टर्स, नियर बाई कंडक्टर्स। कहने का मतलब अगर किसी कंडक्टर के पास कोई दूसरा कंडक्टर आ जाता है तो भी उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जिन जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, साइज एंड शेप, सराउंडिंग मीडियम एंड नियर बाई कंडक्टर्स। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान रखना। फिजिक्स में जितने भी एंस होते हैं, फिजिक्स में जितने भी एंस होते हैं, एंस बोले तो जैसे कैपेसिटेंस, एंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिजिक्स में जितने भी एंस होते हैं, मतलब जिनमें बाद में एंस आ रहा है, इम्पीडेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, है ना, कैपेसिटेंस, वो सब आप देखना गौर से, वो सब साइज, शेप, मतलब ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स, इसको हम बोलते हैं कंबाइंडली, साइज और शेप को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स। कहने का मतलब लेंथ क्या है, एरिया क्या है, डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स। तो जितने भी एंस होते हैं वो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं और मीडियम पर डिपेंड करते हैं, और मीडियम पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। ये कॉमन बात है जितने भी एंस हैं उनमें। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूं, R इज इक्वल टू, बच्चों आपने पढ़ा है रो एल अपॉन ए, बहुत सिंपल सी बात है, 10th में भी पढ़ा होगा, अगर 12th में नहीं पढ़ा है तो 10th में पढ़ा होगा, है ना। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, वायर की लेंथ पर, जो कि उसका एक ज्योमेट्रिकल फैक्टर है ना। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्या है ये, जो कि एक ज्योमेट्रिकल फैक्टर है ना। रो किसकी प्रॉपर्टी होती थी, मीडियम की, मटेरियल की, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि फिजिक्स में जितने भी एंस होते हैं, लो जी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि फिजिक्स में जितने भी एंस हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, क्या क्या, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स और मीडियम पर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया सब कैपेसिटेंस जिन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
अब बच्चों एक और बात आपके लिए कि कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। ऑब्वियस ही बात है, आप ये करेंगे, है ना, कि ये तो ऑब्वियस ही बात है, कैपेसिटेंस नेगेटिव में कैसे हो जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन कहते हैं ना लॉजिकली। अब एक बच्चा अड़ गया, साहब मुझे तो बताओ कि क्यों नहीं होगी नेगेटिव, मुझे तो ये समझाओ क्यों नहीं होगी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर बात इसी की है कि क्यों नहीं होगी नेगेटिव, तो अब देखिए C इज इक्वल टू बच्चों होता है Q अपॉन V। ठीक है, ये Q क्या है, जो हमने कंडक्टर को चार्ज दिया था, ये वो है, समझना बात को, है ना। मैं जो आपसे कहता रहा हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो, है ना, जो चैप्टर 1 की पहली वीडियो थी, उससे आज तक और जब तक पढ़ाऊँगा तब तक यही कहता रहूँगा कि फिजिक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन ना कर सकें। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है ना। तो अब देखिए लॉजिक इसका, कैसे कह रहा हूँ मैं कि नेगेटिव नहीं होगी। मैंने इसको, ये कौन सा क्यू है जो मैंने इस कंडक्टर को चार्ज दिया, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, है ना। और आपको पता है अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, अब सपोज करो मैं इस कंडक्टर को नेगेटिव चार्ज देता, तो कहने का मतलब क्यू हो जाता नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर ऊपर चार्ज नेगेटिव होता तो नीचे पोटेंशियल भी नेगेटिव होता, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता, रिजल्ट फाइनली क्या आता, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात आती है कि ये जो, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपने कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ अब इसको। तो ये जो C इज इक्वल टू Q अपॉन V है बच्चों, अब यूँ समझ लीजिए कि जब तक ये हमारा कैपेसिटेंस का टॉपिक चलेगा, ये उस टॉपिक का लीड फॉर्मूला है भैया, लीड हीरो है। अगर कैपेसिटेंस कोई फिल्म है, मूवी है, तो ये उस फिल्म का क्या है, लीड हीरो है ना। तो दिस फॉर्मूला इज लीडिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हो गया ये, लीडिंग फॉर्मूला। अब सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी बच्चों। ठीक है, और देखिए मैं आपको एक लोग इसको ट्रिक बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, याद रखना मेरी बात को। जब आप कैपेसिटेंस पढ़ रहे हो और कहीं आपको Q की ज़रूरत पड़ गई, है ना, तो Q इज इक्वल टू CB। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज करो आपको V की पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ गई, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है, मतलब इसी एक ही फॉर्मूले से वो बस रीअरेंज करने हैं, और अगर कहीं पर C की ज़रूरत पड़ गई तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V आपका है ही। याद रखना मेरी बात, Q की ज़रूरत पड़ रही है तो Q इज इक्वल टू CB, फॉर्मूला एक ही यूज हुआ, मतलब, है ना। V की अगर हमें V कैलकुलेट करना है Q अपॉन C कैलकुलेट करनी है Q अपॉन V। ठीक है ना, याद रखना ये। और मैं आपको जब दिखाऊंगा ना बात, तो आप कहेंगे कि यार ये तो बड़ा मज़ेदार पॉइंट दिया है सर ने, है ना। ये याद रखना, Q C B तीन चीज़ें हैं, और वो तीनों चीज़ें जहाँ जब ज़रूरत पड़ रही है कैलकुलेट करने की, फॉर्मूला एक ही है। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, ये कैपेसिटेंस की क्या है बच्चों, डेफिनेशन। ये क्या है, डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की। बोले सर डेफिनेशन मतलब, बड़ा मतलब है। अगर आपने बच्चों देखो, फिजिक्स में जिसने पैटर्न पकड़ लिया, करिए यार ऐसा तो हमने वहाँ भी किया था, ऐसा तो हमने वहाँ भी किया था, तो वो जो पैटर्न होता है ना, वो जिस दिन पकड़ में आ गया आपके, फिजिक्स मज़ेदार है। फिजिक्स आपको ऐसे लगेगी, बहुत छोटी सी लगेगी। तो डेफिनेशन का मतलब ये है कि बच्चों, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको याद होगा, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट था कि नहीं था। E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट था, और इसको हम बोलते थे कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर इस डेफिनेशन का यूज करते थे हम अलग अलग चार्जेज का फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। जैसे पॉइंट चार्ज का फील्ड निकाला हमने, लाइन चार्ज का फील्ड निकाला, है ना,
रिंग का फील्ड निकाला हमने। तो ये डेफिनेशन का मतलब है कि ये एक जनरलाइज डेफिनेशन है और उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के लिए इस डेफिनेशन की हेल्प से ई पता करते थे, है ना। सिमिलरली जैसे एक डेफिनेशन पढ़ी थी हमने पोटेंशियल की, V इजिकल टू इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट, है ना। तो अब ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। अब इसे डेफिनेशन का यूज करके हमने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पता किया, हमने रिंग का पोटेंशियल पता किया, हमने लाइन चार्ज का पोटेंशियल पता किया एंड सो ऑन। कहने का मतलब डेफिनेशन एक ही है, पोटेंशियल तो पोटेंशियल है, चाहे लाइन चार्ज का हो, चाहे रिंग का हो, चाहे पॉइंट चार्ज का हो, ठीक है। ई फील्ड की इंटेंसिटी, फील्ड की इंटेंसिटी है ना, चाहे वो पॉइंट चार्ज की हो, चाहे वो लाइन चार्ज की हो, चाहे वो रिंग की हो, व्हाटएवर, ठीक है ना। सिमिलरली ये कैपेसिटेंस है किसी कंडक्टर की, और बच्चों वो कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, मींस वो कंडक्टर आपका स्फेरिकल हो सकता है, वो कंडक्टर आपका सिलिंड्रिकल हो सकता है, वो कंडक्टर आपका एक वायर हो सकता है, वो कंडक्टर आपका शीट हो सकता है, प्लेट हो सकता है ना। तो कहने का मतलब डेफिनेशन कोई मतलब कंडक्टर कुछ भी हो, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, जब कैपेसिटेंस कैलकुलेशन की बात आएगी डेफिनेशन क्या है, C इजिकल टू Q अपॉन V। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि इसका यूज किस में होगा, इन दी कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ये जो डेफिनेशन यूज होगी बच्चों, किस में यूज होनी है, ये कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन में यूज होगी। मतलब कैपेसिटेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए, तो C इजिकल टू Q अपॉन V का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब साहब, अब इस डेफिनेशन का हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने में कैसे यूज करते हैं, तो उसकी थोड़ी सी एक झलक देखते हैं, है ना। तो उसकी झलक देखते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड spherical कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है बच्चों। आइसोलेटेड का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मतलब अकेला स्फेयर है एक, तो ये साहब स्फेयर है आपका सपोज, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है बच्चों वो है कैपिटल R और ये है इसका सेंटर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करिए। अब साहब सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन है, इसको ध्यान से देखिए, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। मैथमेटिक्स बोलता है बच्चों, तो C इक्वल टू Q अपॉन V में C ये डेफिनेशन कह रही है कि भाई सबसे पहले कंडक्टर को Q चार्ज दो, सबसे पहले कंडक्टर को Q चार्ज दो। तो मैंने साहब इस कंडक्टर को Q चार्ज दे दिया, ठीक है। अब साहब ये इसके अराउंड क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलता है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर डेफिनेशन कह रही है बच्चों कि अब ये पता करो कि जो चार्ज आपने दिया है, Q चार्ज जो आपने दिया है कंडक्टर को, उस चार्ज की वजह से उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो गया। सही है। तो कंडक्टर कैसा है मेरा, स्फेरिकल, तो स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने Q चार्ज दे दिया एज पर डेफिनेशन, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये पता कर लिया कि Q चार्ज देने पर कंडक्टर का पोटेंशियल इतना हो गया। तो डेफिनेशन बोली कि अब दोनों को हमारे पास ले आओ। कहने का मतलब C इज इक्वल टू Q तो है ही, तो इस B को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R,
ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो बच्चों ये हो जाएगा, अब आप समझ रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लो जी, ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हाँ या ना। अब साहब उसके बाद बच्चों अभी इसमें अभी मुझे पढ़ाते पढ़ाते एक क्वेश्चन याद आ गया है ना, और ये क्वेश्चन मुझसे एक बच्चे ने पूछा था ऑफलाइन क्लास में, जो अभी मैंने आपको बोला था ना कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो मैंने आपको बताया कि कैपेसिटेंस साइज़ पर डिपेंड करती है, शेप पर डिपेंड करती है, सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करती है, सराउंडिंग मतलब नियर बाई कंडक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो उस बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर डेफिनेशन में सी की डेफिनेशन में क्यू भी आ रहा है और वी भी आ रहा है, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि कैपेसिटेंस क्यू पर भी डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस वी पर भी डिपेंड करती है। नहीं समझ रहे हो उसका क्वेश्चन? हो सकता है उसने सिली क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है बच्चों, है ना। क्योंकि कई बार कई बच्चे, मैंने इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मैं बच्चों से पूछता हूँ इस डेफिनेशन को लिखने के बाद, तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई बताओ कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड कर रही है, तो एट वंस बच्चे के मुंह से यही निकलता है कि सर चार्ज पर डिपेंड करेगी और पोटेंशियल पर डिपेंड करेगी, है ना। तो मेरा जवाब है कि सी इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल। मतलब सी इंडिविजुअली न तो चार्ज पर डिपेंड करती है और ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। और सोचने की बात है बच्चों, अगर चार्ज पर डिपेंड कर रही होती तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो मतलब अगर सपोज करो अगर चार्ज पर डिपेंड कर रही होती तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता नहीं होता। तो इसका मतलब फिर तो ये हुआ कि अगर आपके पास Q ज़्यादा है तो कंडक्टर अपनी कैपेसिटेंस ज़्यादा कर लेगा। क्यों? अगर आपके पास Q कम है तो कंडक्टर अपनी कैपेसिटेंस कम कर लेगा। तो यार वो तो इच्छाधारी कंडक्टर हो गया। नहीं, वो तो इच्छाधारी कंडक्टर हो गया। जैसे इच्छाधारी नागिन होते हैं ना कि साहब ज़्यादा चार्ज दिख रहा है उसे तो अपना साइज बड़ा कर लिया उसने, कम चार्ज दिख रहा है तो छोटा साइज कर लिया उसने। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि जैसे हमारे पास एक बकेट है छोटी सी और हमको पानी ज़्यादा चाहिए, तो बकेट कहेगी क्यों टेंशन ले रहा है, मैं बड़ी हो जाती हूँ। नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब अब ऐसा होगा, मतलब क्यों इंडिपेंडेंट होते हैं ये, मतलब सी क्यों डिपेंड नहीं करती है? तो सीधा सा है यार भाई, हम ये लॉजिक लेके चले थे कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। याद करो कैपेसिटेंस को जब डिफाइन किया है हमने पहले लेक्चर में, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। कहने का मतलब अगर हम पोटेंशियल को 2 टाइम्स कर देंगे तो चार्ज भी तो 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब ऊपर भी 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा, 2 से 2 का रेशियो वही रहेगा, है ना। क्लियर? तो कहने का मतलब सी दिखने में ऐसा लग रहा है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार डेफिनेशन में तो क्यू और वी दोनों आ रहे हैं, तो फिर सर ये क्यों नहीं करे कि क्यू पर भी डिपेंड करेगा, वी पर नहीं। क्यों नहीं करेगा समझ गए? क्योंकि क्यू और वी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक को हम 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो दूसरा भी 2 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स रेशियो उनका कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है बच्चों। अब साफ बात आती है, ये हो गया आपका स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है बच्चों? देखो फॉर्मूले में आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ एयर या वैक्यूम लेके चला हूँ, तभी तो मैंने एप्सिलॉन नॉट ली है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर। और सपोज करो अगर यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरा होता, तो फिर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता, और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या करता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इफ स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ मीडियम बोले तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देन तो सी डैश या सी एम इक्वल टू हो जाएगी बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू आर। हाँ या ना? ठीक है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसके इक्वल है बच्चों? सी विद एयर।
या C विद वैक्यूम, तो इसका मतलब Cm इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C एयर। ठीक है साहब, लो जी। अब जो मैंने आपको बोला था ना, मैंने जो आपको प्रॉमिस किया है वो पूरी जरूर करता हूँ मैं बच्चों। तो मैंने अभी आपको बोला था कि लास्ट के फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, तो मैंने आपको बोला था कि अभी आने वाला है लॉजिक, है ना। तो आपके सामने है पूरा लॉजिक, देखिए। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, बोले तो रेडियस, और रेडियस क्या डिटरमाइन करती है बच्चों? साइज। कहने का मतलब जाहिर सी बात है, रेडियस ज़्यादा होगी, बड़ा स्फीयर होगा तो बड़ी कैपेसिटेंस होगी, छोटा स्फीयर होगा तो कम कैपेसिटेंस होगी। तो कहने का मतलब कैपेसिटेंस साइज पर डिपेंड कर रही है, और रेडियस साइज और शेप दोनों को डिटरमाइन करती है ना। तो साइज और शेप दोनों पर डिपेंड कर रही है। दूसरी चीज़ के, देखिए यहाँ पर जब एयर है तो 4πε0r, और जब सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, तो 4πε0kr, है ना। और के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो कहने का मतलब के का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो अगर के की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स हो जाएगी मीडियम में, 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगी, है ना। जैसे वाटर है तो वाटर में 80 टाइम्स हो जाएगी। तो इफेक्ट क्या हुआ डाइलेक्ट्रिक मीडियम का? कहने का मतलब जिस स्फीयर की कैपेसिटेंस एयर में C थी, अगर उस स्फीयर को एज इट एज हम वाटर में रख दें, सपोज मतलब प्योर वाटर में, तो उसकी कैपेसिटेंस 80 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है, तो मीडियम का इफेक्ट पड़ा, है ना। तो सेफ साइड हो गई, मीडियम पड़ा। अभी जो नियर बाई कंडक्टर वाला है वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, है ना, तभी आपका क्या बनेगा, कैपेसिटर। ठीक है, तो तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आइसोलेटेड स्फीयर का जो फॉर्मूला है ये आपके समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला हमें बच्चों याद रहना चाहिए कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू 4πε0r इन एयर एंड C m इक्वल टू 4πε0k इंटू r इन मीडियम। अब बच्चों मैं आपको डिस्कस करूंगा कि अभी जो मैंने आपको बोला था कि 1 फैराड कितनी बड़ी यूनिट है। मैंने भी बोला था ना कि फैराड इज ए वेरी बिग यूनिट, है ना, वी कैन नॉट यूज प्रैक्टिकली। तो कितनी बड़ी यूनिट है साहब, है ना। तो कितनी बड़ी यूनिट है अब पता चलेगा तुम्हें। बच्चों एक क्वेश्चन था कि क्या आप एक 1 फैराड कैपेसिटेंस का स्फीयर है ना। तो क्वेश्चन था ये कि 1 फैराड कैपेसिटेंस का एक स्फीयर है, क्या आप उसे अपनी अलमीरा में रख सकते हो? अब हमने सोचा यार कैसे रख देंगे, रखेंगे या नहीं रखेंगे हमें क्या पता, है ना। क्वेश्चन समझ में आया? क्या हम 1 फैराड कैपेसिटेंस का एक स्फीयर है हमारे पास, क्या हम उसे अपनी अलमीरा में रख सकते हैं, है ना। चलो पता करते हैं रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो सब स्फीयर है हमारे पास, कितनी कैपेसिटेंस का, 1 फैराड। ठीक है, स्फीयर। और बच्चों स्फीयर के लिए मैंने फॉर्मूला अभी अभी ड्राइव किया है ना। तो स्फीयर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4πε0r। अब अलमीरा में आएगा या नहीं आएगा तो मुझे उसका क्या पता करना है, साइज ही तो पता करना है कि भाई बड़ा है या छोटा है। ज़्यादा बड़ा हुआ तो हम कहेंगे नहीं आएगा, छोटा सा हुआ तो हम कहते हैं हाँ आ जाएगा, है ना। तो मुझे रेडियस निकालनी है, तो रेडियस हो जाएगी यहाँ से C अपॉन 4πε0। ठीक है साहब। अब साहब R इज इक्वल टू, अब बच्चों कैपेसिटेंस कितनी है 1, और अपॉन में नीचे 4πε0, और 1 अपॉन 4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ मीटर। ओहो, अर्थ की रेडियस होती है RE होती है बच्चों 6.4 × 10⁶ मीटर। लो जी, मतलब जहाँ आप जिस अर्थ पर अलमीरा है जिसमें वो रखने की बात कर रहा है उस स्फीयर को, वो स्फीयर उस अर्थ से भी वही बहुत बहुत बड़ा है। देखिए 10⁶ है और यहाँ 10⁹ है, कितना बड़ा स्फीयर होगा। मीन्स इतनी बड़ी रेडियस का स्फीयर होगा, इतनी रेडियस का स्फीयर होगा, तब जाके उसकी कैपेसिटेंस बच्चों कितनी होगी, 1 फैराड। मैं समझता हूं कि आपने विजुलाइज कर लिया होगा
कि हाउ बिग इज द फैराड। समझ गए ना? तो फैराड एक बहुत बहुत बड़ी यूनिट होती है और इस वजह से हम प्रैक्टिकली कैपेसिटेंस को माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, मिली फैराड इनमें मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप समझ गए ना कि अगर आपको 1 फैराड का एक स्फीयर चाहिए तो वो उसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों? अर्थ से भी कई 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 गुना ज़्यादा। ठीक है, अब साहब ये हो गया साहब मैटर हमारा। तो मज़ा आ रहा है ना? मज़ा ही आना चाहिए बच्चों फिजिक्स को पढ़ते समय। ठीक है, अब साहब तो स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। अब देखो बच्चों एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाल के देता हूँ आपको। भाई C इज इक्वल टू है, मैथमेटिक्स बच्चों जितना आप कर सकते हो कि इससे ये ऐसे भी हो सकता है, ये इससे भी ऐसे हो सकता है, करते रहो, है ना। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बच्चों यहाँ से एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा C अपॉन 4 पाई आर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? फैराड। ठीक है, ठीक है, 4 पाई तो नंबर है एक, है ना, आर रेडियस तो मीटर, है ना, फैराड पर मीटर। ये बच्चों आपके CBSE में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके CBSE में पूछा जा चुका है कि द क्वांटिटी हुज यूनिट इज फैराड पर मीटर इज, द क्वांटिटी हुज यूनिट इज फैराड पर मीटर इज ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, या राइट द नेम द क्वांटिटी हुज यूनिट इज फैराड पर मीटर। अब बच्चा क्या सोचेगा, फैराड पर मीटर यार किसकी यूनिट होती है? क्योंकि बच्चे को तो रटा हुआ है ना, बच्चे को तो रटा हुआ है कौन सी यूनिट वो वाली कूलम कौन सी वाली है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जनरली बच्चे को ये रटी होती है ना, कि भाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट तो ये होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों कई ये जो 12th की जो फिजिक्स है ना आपकी, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं बड़े लेवल पर, इसमें एक एक क्वांटिटी की कई यूनिट हैं, एक एक क्वांटिटी की कई यूनिट हैं, है ना। और वो भी ऐसा ही, जैसे अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपने F अपॉन क्यू नॉट से न्यूटन पर कूलम होती है ना, ये भी ऐसा यूनिट है। और एक E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डी से रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से, ये पोटेंशियल तो वोल्ट, ठीक है, डी डिस्टेंस हो गई तो मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये भी ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 ऐसा यूनिट होती हैं बच्चों, न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है। सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट की 2 ऐसा यूनिट हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और फैराड पर मीटर। तो आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड in a charged conductor, energy stored in a charged conductor। ठीक है, तो बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है साहब, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैंने इसको चार्ज दिया, मतलब मैंने इसके ऊपर चार्ज स्टोर किया, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब सबसे पहले तो बच्चों हमको यही बात रियलाइज करनी है कि हमने इसको चार्ज स्टोर कर दिया तो इसके ऊपर एनर्जी आ जाएगी, ये हम कैसे कह सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको यही बात समझानी है, मुझे कुछ नहीं, मुझे बस आपको यही बात समझानी है कि फिजिक्स में ठहर के पढ़िए और एक एक चीज़ को लॉजिकली पढ़िए, समझ के, विद रीजन, विद क्वेश्चंस, है ना। तो एक बार पढ़ना है आपको ऐसे, उसके बाद तो फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन जब इस तरह से पढ़ोगे ना, उसके बाद फिर अपने आप ये जो माइंड है ना
अपने आप क्रिएटिविटी दिखाने लगता है, अपने आप क्वेश्चंस आने लगते हैं कि अच्छा यहाँ ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे कैसे नहीं, वहाँ तो ऐसे हो रहा था, अपने आप बनने लगते हैं क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर बात सबसे पहले तो हमको यही रियलाइज़ करनी है कि अगर हम किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर करें, है ना, चार्ज कंडक्टर है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, हाउ कैन वी से दैट। ठीक है, चलिए समझते हैं इस बात को। तो बच्चों अगेन एनर्जी की बात जहाँ है वहाँ वर्क है, जहाँ वर्क की बात आए वहाँ एनर्जी है। पहला जो चैप्टर है आप पढ़ें उसको, ठीक है ना, तो मैंने आपको उसमें यही बताया है, जहाँ एनर्जी वहाँ वर्क, जहाँ वर्क वहाँ एनर्जी। वर्क हो रहा है एनर्जी में चेंज होगा, एनर्जी में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वर्क हो रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको जब चार्ज करूँगा आप समझना, आप ध्यान देना। तो चार्जिंग के लिए मान लो मुझे इसे पॉजिटिव चार्ज देना है, मतलब मैं चार्ज कैसा भी दे सकता हूँ, ठीक है ना, मैं पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ तो मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जब मैं इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा बच्चों तो वो फ्री में नहीं आएगा, फ्री में तो पहला वाला भी नहीं आएगा, लेकिन अब ये पहले वाले ने अगर कुछ कॉस्ट ली है, हमें पहले वाले के इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कुछ देना पड़ा है तो दूसरे वाले के लिए उससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों तो ऑलरेडी उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट, और हमें उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मुझे वर्क करना पड़ रहा है ना, तो दो पॉजिटिव आ गए, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा बच्चों तो मुझे दूसरे वाले से भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब दो पॉजिटिव आ गए तो अट्रैक्शन अब और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन पर मान लो पहले वाले पर वर्क किया मैंने W1, दूसरे वाले पर वर्क किया W2, तीसरे वाले पर वर्क किया मैंने W3, एंड फोर्थ पर अब आप समझ गए होंगे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा मेरे को, W4 एंड सो ऑन। मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूं बच्चों कि आप इतना समझ गए होंगे कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो या तो हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना। तो जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन लूँगा तो वो बड़ी आसानी से निकल आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालूंगा तो मुझे थोड़ी ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, एंड सो ऑन। और हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे अलग अलग अमाउंट पे करना पड़ रहा है, मतलब अलग अलग वर्क डन करना पड़ रहा है मेरे को, है ना। और फिजिक्स कहती है बच्चों कि जहाँ वर्क हो रहा है ना, और किसके अगेंस्ट, खासकर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना, और इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। और जब हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, नीचे की ओर लग रहा है, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, मतलब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, तो भैया यहाँ पर इसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने इस बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, और मैंने जितना इस पर वर्क किया है वो वर्क इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो चुका है बच्चों, स्टोर हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपके रियलाइज़ हो गई होगी कि हाँ यार, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वर्क भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है ना। अब आप सोचिए, फील कीजिए, है ना, फील द फिजिक्स, फील करो। मैंने एक इलेक्ट्रॉन खींचा, फिर दूसरा खींचा, तीसरा खींचा, चौथा खींचा, खींचते खींचते क्या हो जाएगा, मैं थक जाऊँगा, है ना। और जब मैं थकान हो जाएगी तो मैं क्या कहूँगा, अरे भाई रुक जाओ थोड़ी देर, मुझे आराम करने दो, थक गया भाई मैं। वो थकान क्यों हुई मेरे को? क्योंकि जो वर्क डन हो रहा था मेरे और इस बॉडी के बीच, उस वर्क डन ने मेरी एनर्जी खींच खींच के किसे देता रहा, इस बॉडी को देता रहा। समझ में आ रही है बात? आ रही होगी, डेफिनेटली आ रही होगी। तो ये बात तो तय है कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी। अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी बच्चों, ये पता करना है, तो अब ये पता कर लेते हैं, ठीक है। अब साहब एक और चीज़ समझ ली आपने कि हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्क डन अलग अलग हो रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्क डन अलग अलग हो रहा है। इट मीन्स वर्क इज वेरिएबल, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है,
भाई पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ फोर्स लगाया, दूसरे के लिए थोड़ा ज़्यादा, तीसरे के लिए और ज़्यादा, है ना। हर बार फोर्स अलग लग रहा है, मतलब फोर्स इज वेरिएबल, और फोर्स इज वेरिएबल और हमें निकालना है वर्क डन, इसका मतलब इंटीग्रेशन यूज होगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन यूज होगा इसमें, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन के लिए क्या यूज होता है, इंटीग्रेशन, हाँ या ना, ठीक है। बस लॉजिकली होना चाहिए बच्चों। मैं समझता हूँ आपकी तबीयत खुश हो गई होगी। अब साहब आते हैं, अब करते हैं हम ड्राइव फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो सपोज करो बच्चों, एट सम मोमेंट इस स्फीयर पर क्यू चार्ज है, ठीक है, और उस क्यू चार्ज की वजह से इस पर जो इसका जो पोटेंशियल है वो है V, और इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस है बच्चों C, ठीक है ना, क्लियर। अब क्यू सी बी का कॉम्बिनेशन चलेगा जहाँ भी चलेगा, याद रखिएगा, है ना। तो मैंने इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया, उस क्यू चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल B था, है ना, और यहाँ ये इन्फिनिटी पर एक चार्ज है बच्चों DQ, और यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बच्चों B, क्योंकि कंडक्टर है, तो कंडक्टर तो आप पढ़ के ही आए हैं, एक पोटेंशियल सरफेस होता है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ सब पर एक होगा, तो B है तो B हो गया यहाँ पर, है ना। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल बच्चों क्या होता है, 0, ठीक है। मुझे ये DQ चार्ज यहाँ से यहाँ तक लाना है, और मुझे ये पता करना है कि इस कंडक्टर को DQ चार्ज देने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो चार्ज आ रहा है बच्चों इन्फिनिटी से यहाँ तक, और मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूँ कि फिजिक्स में कहीं भी कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है और वर्क डन की बात हो रही है, तो W = Q डेल्टा V, वेयर दिस Q इज मूवेबल चार्ज, मूवेबल चार्ज कहने का मतलब ये वो चार्ज है जो दो पॉइंट्स के बीच मूव कर रहा है। तो यहाँ कौन चार्ज मूव कर रहा है, DQ, यही तो आ रहा है इन्फिनिटी से यहाँ तक। तो मुझे वर्क डन पता करना है, तो क्योंकि DQ इन्फिनिटी स्मॉल चार्ज आ रहा है, इन्फिनिटी स्मॉल चार्ज आ रहा है, तो वर्क भी इन्फिनिटी स्मॉल ही होगा। तो DW वर्क डन DW इस फॉर्मूले से, तो Q कितना है बच्चों, DQ, ठीक है साहब। और पोटेंशियल डिफरेंस तो V और माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0, ठीक है। तो DW = DQV, ठीक है साहब। अब मैंने आपको बोला था ना अभी इस लेक्चर में, अगर आपने सुना होगा, मैंने अभी आपको बोला था कि जहाँ आपको B की ज़रूरत है, Q की ज़रूरत है या C की ज़रूरत है, फॉर्मूला एक ही है, Q = CB, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिएगा, है ना, तो DW = इंटीग्रेशन, है ना, किसके रेस्पेक्ट में होगा, Q के रेस्पेक्ट में, क्योंकि DQ डिफरेंशियल किसका है, Q का, है ना। तो V = यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, Q/C, तो Q/C, और ये हो गया बच्चों आपका DQ, लो जी, सही है। अब ये वर्क डन आया DQ चार्ज को इन्फिनिटी से स्फीयर तक लाने में। अब मुझे पता करना है कि टोटल 0 से Q चार्ज देने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क के लिए बच्चों इंटीग्रेशन, तो W इंटीग्रेशन DW, ठीक है। तो W = इंटीग्रेशन DW कितना है बच्चों, Q/C, और ये आपका DQ, सही है साहब। अब साहब लिमिट्स, तो कितना चार्ज, इनिशियल चार्ज कितना था कंडक्टर पर, 0, टोटल कितना देना है मेरे को, Q, तो 0 to Q, है ना। तो W = 1/C, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 0 to Q, और ये हो जाएगा आपका Q DQ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका इंटीग्रेशन x⁴n dx। तो यहाँ x की जगह q है, dx की जगह dq है, बस फर्क इतना है, यहाँ x की पावर n और यहाँ q की पावर कितनी है, 1, मतलब n हो गई 1। तो फॉर्मूला होता है x की पावर n + 1 और अपॉन में n + 1, तो x की जगह क्या है, q, तो q लिख दिया, n कितना है बच्चों यहाँ 1, तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका Q²/2, ठीक है। तो W = हो गया बच्चों 1/C और Q²/2, और लिमिट्स हो गई बच्चों 0 to Q, ठीक है, बस हो गया फाइनल। तो W = 1/C, अब Q की जगह Q रखेंगे तो Q²/2, और माइनस Q की जगह अब 0 रखेंगे तो 0। तो बच्चों वर्क डन आ गया, इस कंडक्टर को 0 से Q चार्ज देने में जो टोटल वर्क डन हुआ वो हुआ
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, इतना वर्क डन हुआ। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हम टोटल जितना वर्क करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, वो टोटल वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है बॉडी में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो U इज इक्वल टू W, सो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c, इतनी एनर्जी कंडक्टर में स्टोर हो जाएगी। ठीक है साहब, तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और ये किस तरह से क्यों इंटीग्रेशन हुआ है इसमें, और क्या क्या सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। अब बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, आपने कर लिया होगा ये, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूँ इसे। अब तो फॉर्मूला आ गया साहब हमारा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c। अब बच्चों U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c, ये अब देखिएगा ज़रा, Q इज इक्वल टू CB, ये फॉर्मूला था हमारा, जिसे मैं बोला था कि ये लीडिंग फॉर्मूला है ना। तो देखिए ये Q और C के टर्म में आ गया, Q और C के टर्म में, है ना। कोई कहेगा भाई मेरे को C और B के टर्म में बताओ, कोई कहेगा मुझे Q और B के टर्म में। तो कहने का मतलब 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, देखिएगा 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, Q और C, C और B एंड Q एंड B, ठीक है। तो Q और C के टर्म में तो ये है ही। अब मान लो वो कह रहा है कि मेरे को C और B के टर्म में, C और B, तो C तो रहना चाहिए, इसका मतलब मुझे B लाना है Q की जगह पर। तो Q को मुझे एलिमिनेट करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, Q इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, CB। क्या बोला था मैंने, जहाँ Q की जरूरत है वहाँ CB, जहाँ B की जरूरत है Q अपॉन C, जहाँ C की जरूरत है वहाँ Q अपॉन B। तो मुझे Q की जरूरत है तो मैंने यहाँ CB रखना है। तो U इक्वल टू C स्क्वेयर V स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में 2C, तो ये हो जाएगा बच्चों हाफ CB स्क्वेयर। लो जी, ये स्टोर्ड एनर्जी के लिए फॉर्मूला आ गया C और B के टर्म्स में, ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा Q और V के टर्म में। अब Q और V मतलब इस फॉर्मूले में Q तो रहना चाहिए, V आना है, मतलब C को एलिमिनेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, U इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन C, है ना। तो C की जगह मैं क्या रख दूंगा बच्चों, C की जगह रख दूंगा मैं Q अपॉन B, तो Q अपॉन B, B ऊपर चला जाएगा, सही है ना। Q से Q कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये आ गया साहब आपका U इक्वल टू हाफ QV। लो जी, एक फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है ना। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो इसको जब रफ करूंगा, अब साहब तो कहने का मतलब ये हो गया फॉर्मूला। अब मैं इसको लिखूं तो U इक्वल टू हाफ CB स्क्वेयर इक्वल टू हाफ Q स्क्वेयर अपॉन C इक्वल टू हाफ QB। अब इनमें से आप कोई सा भी फॉर्मूला कभी भी यूज कर सकते हैं, और वो सिचुएशन जैसे जैसे आएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए सूटेबल होता है, ये कैसे पता चलेगा। तो स्टोर्ड एनर्जी के लिए 3 फॉर्मूले आ गए, हाफ CB स्क्वेयर, हाफ Q स्क्वेयर अपॉन C एंड हाफ QB, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और लेक्चर खत्म। तो बच्चों क्वेश्चन है कि इफ द चार्ज ऑन अ कंडक्टर, इफ द चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 2 कूलम, ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इंक्रीज्ड बाय 21%, द ओरिजिनल चार्ज ऑन द कंडक्टर इज। वो सिंपल कह रहा है कि अगर किसी कंडक्टर पर चार्ज 2 कूलम बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसकी जो एनर्जी स्टोर है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो जाता है, 21% का। तो वो कह रहा है बताओ उस कंडक्टर पर ओरिजिनल चार्ज कितना था, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो एनर्जी स्टोर के लिए हमारे पास फॉर्मूला था U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन 2C, ठीक है। इट मीन्स U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वेयर, क्योंकि Q चेंज हो रहा है, Q चेंज हो रहा है, तो हमने केवल क्या लिया, Q। भाई U केवल किस पर मतलब किसके साथ वेरी हो रही है, Q के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं U2 अपॉन U1 इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब बच्चों एज पर क्वेश्चन जो Q2 है
वो Q1 से कितना बढ़ाया है, 2 कूलम, तो Q1 प्लस 2, ठीक है। और भाई ओरिजिनल चार्ज मैंने मान लिया Q1 है, तो कितना चार्ज बढ़ाया वो एज पर क्वेश्चन इंक्रीज बाई 2 कूलम, तो मतलब Q1 में 2 कूलम और ऐड कर दिया तो Q2 इतना हो गया। अब Q1 में 2 कूलम ऐड करने पर जो U2 है एनर्जी, वो इनिशियल एनर्जी का 21% इंक्रीज हो जाती है, मतलब U1 तो थी ही, अब उसमें U1 का 21% और ऐड हो जाएगा, तो कहने का मतलब U2 हो जाएगी आपकी 121 U1 और अपॉन 100, ठीक है सर। तो Q2 ये हो गया और U2 ये हो गई, यहाँ पर पुट कर दो बच्चों, तो U2 की जगह रख देंगे हम 121 U1 और अपॉन में 100 और U1, ठीक है साहब, इक्वल टू Q2 की जगह बच्चों क्या रखेंगे, Q1 प्लस 2, ठीक है, Q1 प्लस 2 और अपॉन में नीचे Q1, और इसका पूरे का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। U1 से U1 कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, रूट लोगे तो 121 है, तो 121 का रूट 11 और 100 का रूट 10, और इधर हो जाएगा बच्चों आपका Q1 प्लस 2 और अपॉन में Q1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका 11 Q1 इक्वल टू 10 Q1 प्लस 20, इसको इधर लाएंगे तो Q1 इक्वल टू आ गया बच्चों 20 कूलम। तो कहने का मतलब इनिशियल चार्ज उस कंडक्टर पर कितना था, 20 कूलम, ठीक है बच्चों। तो ये वेस्ट बंगाल जेई नाम से जो एग्ज़ाम होता है, ये उसका क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी, मैं आपको बार बार एक बात यही कहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता, बशर्ते बारीकी से एक एक चीज़ हमको पता हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, थैंक यू।